नमस्कार, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने YouTube चैनल वाई एस राघव क्लासेस, जो कि अब स्टडी पॉइंट के नाम से है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो वाई एस राघव क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा। उसमें उत्तर प्रदेश में निकली हुई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी, जो कि टीचिंग के लिए वैकेंसी है, माध्यमिक टीचर के लिए, उसमें 8 सब्जेक्ट के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं यहाँ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और उन वीडियो में मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कला का परिचय, जो अध्याय मैंने चालू किया था उसमें उसके चौथे पार्ट की। अब तक उसकी 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और वहां से अपनी जानकारी को नोट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई भी आपको चीज़ों में इधर उधर डेटा लग रहा है तो आप उससे मुझे अवगत करा सकते हैं। आने वाली वीडियो में उसको सही कर दूंगा। तो चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। अब तक हमने जो भी वीडियोस यहाँ बनाई है, जो 3 पार्ट हैं, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ आर्ट, मतलब कला की परिभाषा। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी जो कला की जो साहित्यिक स्वरूप है या उसके विद्वानों का जो मत है उसके बारे में। और तीसरी वीडियो में भी साहित्यिक स्वरूप के बारे में बात की थी। और आज भी हम जो कला में का जो साहित्यिक स्वरूप है हम उसकी बात करेंगे। डेट मीन्स अलग अलग विद्वानों ने कला से संबंधित अपने अपने ग्रंथों में क्या क्या लिखा, उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, उसकी वीडियो को, उसका जो डेटा है वो आपके सामने है। दूसरा एक और चीज कि आज इसी वीडियो में हमारी भारतीय कला की क्या क्या विशेषता रही है, हमारी भारतीय कला का आधार क्या है, हमारी भारतीय कला किस तरीके से चली है, कहाँ से चली है, इस चीज के बारे में भी मैं आपके सामने जानकारी लेकर आऊंगा। लेकिन चलने से पहले मैं आपको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। जो कल की वीडियो में जब आप उसको देखोगे, कला का परिचय पार्ट 3 में, जो कि शायद चौथी वीडियो है, उस वीडियो में जो चित्रसूत्र प्रकरण है, जो मार्कंड मुनि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसमें का जो तृतीय अध्याय है चित्रसूत्र प्रकरण, जो 9 भागों, तृतीय खंड चित्रसूत्र प्रकरण, और जो 9 अध्याय में विभक्त है, जो कहां से 35 से लेकर 43 तक है, उसमें अगर हम बात करें कि धरातल, दैट मीन्स जो आपका क्या होता है, धरातल जो होता है जिस पर चित्रकारी की जाती है, उसको किस नाम से निरूपित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि उसको स्थान शब्द से क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। तो चलिए, एक ये जानकारी कल की क्लास में देने के लिए रह गई थी। दूसरी जानकारी ये थी कि जो चित्रसूत्र प्रकरण है, जो मार्कंडेय मुनि के विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय अध्याय में है, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो चित्रसूत्र प्रकरण है वो गुप्त काल में मार्कंडेय मुनि ने लिखा नहीं। चित्रसूत्र प्रकरण है मार्कंडेय मुनि का, लेकिन उनका जो ग्रंथ है वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का डेटा में आज आपके कला के परिचय टॉपिक को हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले जो पार्ट से यहाँ हमने चित्र लक्षण तक बात कर ली थी, अब इससे आगे हम बात करते हैं। इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो डे बाय डे आप वो वीडियो को देखें। मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में और बता देता हूं कि आपकी जो टाइमिंग क्या रहेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कला की वीडियो है वो कला की वीडियो डेली, मतलब पर डे, हर दिन सुबह 8 बजे आपके पास पहुंच जाया करेगी। और सुबह 8 बजे से लेके जो अगली वीडियो हर दिन आपके सामने वीडियो आएगी। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, रीजनिंग की तैयारी के लिए ये आपकी वीडियो दोपहर 11 बजे पहुंच जाएगी। और यहां मैं इस पार्ट को आने वाले मंडे से शुरू करूंगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जीएस की तैयारी करना चाहता है तो जीएस की तैयारी के लिए जो वीडियो है वो आपको मिलेगी कितने बजे? वो मिलेगी आपको शाम को 6 बजे।
जीएस मतलब हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके, क्योंकि आपको मालूम है कला साहित्य में हिस्ट्री का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसको स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से, और ये भी वीडियो आपको मंडे से यूट्यूब चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से जो कला का सेक्शन है जिसमें हम पढ़ रहे थे कला का साहित्यिक स्वरूप, और उसमें हम बात करने जा रहे हैं अगले जो साहित्य है जो लिखा गया था किसके द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी है और जिसको हम जानते हैं रामायण के नाम से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो अगला जो साहित्य रामायण, अगर हम रामायण की बात करें तो हम जानते हैं कि रामायण को जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो कौन थे, ऋषि वाल्मीकि, जिनको हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। तो इनके लेखक कौन थे, इनके लेखक थे वाल्मीकि। वाल्मीकि, और इनको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इनको हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, आदि कवि। दूसरा, अगर हम बात करें कि इनका जो लिखने का समय काल क्या है, तो जो इसकी जो टाइमिंग है, जो ये कब लिखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा ये 600 बीसी से 500 बीसी के आसपास लिखा गया था, एक अनुमानित समय है। लेकिन इसमें जो हमें जो प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र मिलता है या उसके बारे में कहानियां मिलती हैं, तो वो 1200 बीसी तक का विवरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन 1200 बीसी तक का विवरण मिलता है। ठीक, यहां से जो कला में हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कला में हमें यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा जब प्रभु श्री राम ने, आपने रामायण सभी ने देखी है, जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तब वहां ऋषि मुनियों ने बोला था, जो उनके आचार्य थे, उन्होंने बोला था कि साथ में यज्ञ करने के लिए उनकी पत्नी को होना जरूरी है। लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि उस समय जो माँ सीता थी वो वनवास में थी, और उसी वजह से उन्होंने एक स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। और स्वर्ण प्रतिमा का जो वर्णन मिलता है, सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा, वो किसमें, रामायण में, और वो करने वाला कौन था, तो एक मतलब जो व्यक्ति था वो कौन था मय, या इसको हम जानते हैं मयजीत के नाम से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आंसर मिलता है मय या मयजीत। और एक क्वेश्चन हमें ये भी यहां से देखने को मिला है कि जो सीता जी की जो स्वर्ण प्रतिमा है, या रामायण में जो भगवान श्री राम ने मयजीत द्वारा बनाई गई स्वर्ण प्रतिमा, वो किसकी थी, तो आंसर मिलता है किसका, सीता जी की। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से हमें ये देखने को मिलता है कि वाल्मीकि को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, तो यहां से आंसर मिलता है क्या, कि उनको हम आदि कवि के नाम से संबोधित करते हैं। अब यहां से एक यहाँ क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि जो तुलसीदास थे, गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने जो रामचरितमानस जो लिखा था, उस रामचरितमानस को जो लिखा था, तो वो किस समय काल में लिखा था, तो ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जिस समय काल में थे, वो उस समय यहाँ भारत में मुगलों का काल चल रहा था, और उसमें जो शासन जो जिसका चल रहा था वो थे अकबर, मतलब अकबर जो है यहाँ क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो उसका आंसर मिलता है क्या, कि अकबर। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो नाम मिलता है उसका रामचरितमानस। अब हम बात करते हैं आगे, हम दूसरे महाकाव्य की बात करें तो दूसरा महाकाव्य हमारे सामने आता है, और वो कौन सा है, महाभारत।
महाभारत। अगर हम महाभारत की बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कला से संबंधित। सबसे पहले चीज के महाभारत के जो रचयिता थे, जो लेखक थे, वो कौन थे? तो इनकी जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे वेद व्यास। वेद व्यास। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसका जो जो लिखा गया जो समय काल है वो क्या समय काल था? वो था 10th BC से 400 AD तक का। हमें यहां समय काल का विवरण मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता। दूसरा, अकबर ने जब महाभारत का अरबी में या फारसी में अनुवाद करवाया तो उस समय महाभारत को किस नाम से अनुवाद करवाया था? तो वो किया था रज्मनामा के नाम से, और इसका विवरण हम आगे देखेंगे। दूसरा, इसके जो भगवत गीता का 18वें अध्याय, 18वां अध्याय या 18वें अध्याय, भगवत गीता के 18वें अध्याय को भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं। नाम से जाना जाता है। ठीक, मतलब अगर भगवत गीता का हम 18वें अध्याय की बात करें तो उसको हम किस पर्व के नाम से जानते हैं? भीष्म पर्व के नाम से। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो आंसर मिलता है उसको किस नाम से जानते हैं? भीष्म पर्व के नाम से। दूसरा, इसमें जो रूप के मतलब व्यक्ति के रूप के कुल 19 भेदों का मतलब 19 भेदों का प्रमाण मिलता है। अब यहां से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के अनुसार मानव के कितने रूपों का वर्णन मिलता है? तो आंसर मिलता है कि वहां कितने रूपों का या कितने रूप भेदों का वर्णन मिलता है? तो आंसर मिलता है कितने? कि 19 मतलब 19 रूप भेदों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आता है आपका कि सावित्री सत्यवान कथा या की जगह और लिखिएगा, और उषा अनिरुद्ध। आप जानते हैं अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण का क्या था? बेटा था, सॉरी पोता था। अनिरुद्ध कथा महाभारत से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है कि उषा अनिरुद्ध कथा किस ग्रंथ से संबंधित है या सावित्री सत्यवान कथा किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका आंसर मिलता है कि सावित्री सत्यवान कथा या उषा अनिरुद्ध जो कथा है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? वो महाभारत से संबंधित है। महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर मिलता है हमारे पास वेद व्यास। प्राचीन नाम महाभारत का क्या है? जय संहिता। अकबर ने किस नाम से इसको अनुवाद करवाया? तो आंसर मिलता है रज्मनामा के नाम से। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। भगवत गीता के 18वां अध्याय को हम किस नाम से जानते हैं? भीष्म पर्व के नाम से। दूसरा, रूप के कितने भेदों का यहाँ वर्णन मिलता है? तो टोटल 19 भेदों का यहाँ क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। सत्यवान सावित्री या उषा अनिरुद्ध जो कथा है वो महाभारत से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो साहित्य है लिखिएगा, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ कादंबरी। अगर हम कादंबरी ग्रंथ की बात करें
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते जाइएगा साथ के साथ। और देखिए नोट्स खुद बनाइए। जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें जब लिखोगे तो लिखते लिखते आपको चीजों को क्या होगा, याद होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी की अगर बात करें तो कादम्बरी के जो लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके रचयिता है बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक। और बाणभट्ट द्वारा ये कौन सी सदी में लिखा गया था, तो ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया था, 7वीं शताब्दी में। उसके बाद कादम्बरी में हमें कला से संबंधित क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो देखिए जब हम बात करते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंड मुनि द्वारा लिखे गए तीसरे खंड के 9 अध्यायों में हमें 5 शुद्ध वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी तरीके से हमें जानकारी मिलती है किसमें, कि जब हम कादम्बरी की बात करते हैं बाणभट्ट द्वारा लिखा गया 7वीं सदी में, तो वहां भी हमें 5 शुद्ध वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। दैट मीन्स 5 शुद्ध वर्ण मतलब 5 शुद्ध रंगों के बारे में जानकारी मिलती है। शुद्ध वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। और उन्होंने बताया था कि जो 5 शुद्ध वर्ण हैं उसमें उन्होंने काले को हटाकर किसको ज्वाइन कर लिया था, हरे को ले आए थे। बाकी जो है कौन कौन से, लाल नीला पीला। और चित्रसूत्र प्रकरण में उसमें कौन सा था, लाल नीला पीला काला और सफेद। लेकिन यहाँ क्या था, लाल नीला पीला हरा और सफेद। तो बस काले की जगह पर हरा लाना था। तो 5 शुद्ध वर्ण, तो लाल नीला पीला हरा और सफेद, कुल इन 5 वर्णों का उन्होंने जिक्र किया था अपने ग्रंथ कादम्बरी में। अगर उसके बाद हम बात करें कि जो एक ग्रंथ था, नोट करके लिखिएगा, हर्ष चरित्र। कौन सा था, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र ग्रंथ में, हर्षचरित जो ग्रंथ है इसको भी जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, बाणभट्ट। तो इसके भी लेखक कौन थे, बाणभट्ट। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, कादम्बरी की या हर्षचरित की। और कादम्बरी क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रसूत्र प्रकरण के अलावा हमें 5 शुद्ध वर्णों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आता है कि जो बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ कादम्बरी में हमें 5 शुद्ध वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है दोनों में अंतर क्या है, तो जो हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र प्रकरण में जो 5 शुद्ध वर्णों की बात की गई है उसमें लाल नीला पीला मतलब पानीला, पा से मतलब पीला, ना से मतलब नीला, ला से मतलब लाल, और काला और सफेद, ठीक, जिनको वर्णहीन रंग माना जाता है। दूसरा अगर यहां बात करें तो यहां कौन से, पानीला तो यहां है ही है, मतलब पीला नीला लाल। उसके बाद यहां जो जुड़ जाता है वो कौन सा, हरा और सफेद। काले की जगह पर केवल हरा दिया गया है। अब उसके बाद बात करें कि कालिदास द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं मेघदूत। मेघदूत, अगर हम मेघदूत की बात करें तो मेघदूत किसके द्वारा लिखित है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। कालिदास, और कालिदास जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे या दरबारी लेखक थे, तो वो थे किस काल के, गुप्त काल के, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ये एक थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त या गुप्त काल लिख लीजिएगा, गुप्त काल। ठीक, और इन्होंने ये गुप्त काल में मेघदूत जो है उसको लिखा था। अब मेघदूत में कला से संबंधित हमें सबसे पहले क्या मिलता है कि सबसे पहला जो 12 मासा जो है उसकी जानकारी हमें, 12 मासा का जो वियोग है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है,
वो मिलती है हमें मेघदूत से। तो लिखिएगा कि पहला 12 मासा वियोग की जानकारी मिलती है। ठीक। दूसरा, अगर हम यहां से बात करें कि कालिदास द्वारा और लिखित जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका रघुवंश, जिसमें हमें ललित कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, मैंने बताया था सबसे पहली वीडियो में। दूसरा, ये एक महाकाव्य है कालिदास जी का महाकाव्य। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे दो महाकाव्य हैं, एक रामायण दूसरा महाभारत, लेकिन एक महाकाव्य किसकी जानकारी मिलती है, रघुवंश की, जो कि उनका है कालिदास जी का क्या है, महाकाव्य। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा जो है वो है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये भी क्या है, एक कालिदास द्वारा लिखित एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, या बहुत अच्छा कहें ड्रामा है, जो कालिदास जी ने एक जो मालविका और अग्निमित्र जो थे उनकी प्रेम कहानी के ऊपर इसको ग्रंथ को लिखा था। अब बात करते हैं हम अगले की। जो अगला हमें जो ग्रंथ मिलता है, तो लिखिएगा उसके बारे में, जो साहित्य है, तिलक मंजरी। अगर हम बात करें तिलक मंजरी की, तो तिलक मंजरी जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके जो लेखक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके जो लेखक है वो कौन है, धनपाल। लेखक कौन है, धनपाल। और धनपाल ने ये कौन सी शताब्दी में लिखा था, तो ये लिखा था इन्होंने 10वीं शताब्दी में। और ये कौन थे, एक परमार राजपूत थे। ठीक। ऐसा उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ से कि जो धनपाल थे वो एक निपुण चित्रकार थे, मतलब उन्होंने एक चित्रकला करने के लिए उन्होंने चित्रकारों का क्या रख रखा था, एक दल रख रखा था। तो ये क्या थे, एक निपुण चित्रकार थे, निपुण चित्रकार थे। ठीक। जिन्होंने चित्रकारों का क्या रख रखा था, एक दल रख रखा था, मतलब एक समूह बना रखा था चित्रकारों का, जो कि केवल चित्रकारी किया करते थे। ठीक। उसके बाद यहां से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए, हमें यहां जो सभी चित्रों के सभी चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है, सभी चित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब। दूसरा, हमें यहां से जानकारी मिलती है किसके बारे में, कपड़े पर चित्रण के बारे में। ठीक। और जिसको हम क्या बोलते हैं, चित्रपट। चित्रपट के बारे में भी हमें जानकारी कहां से मिलती है, हमें तिलक मंजरी से जानकारी मिलती है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि चित्रपट का जो विवरण है वो हमें कहां से मिलता है, तो आंसर मिलता है तिलक मंजरी से। ठीक। सभी चित्रों का जो विवरण है हमें कहां से मिलता है शुरुआत में, तो वो कहां से मिलता है, तिलक मंजरी से। तिलक मंजरी को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, धनपाल। धनपाल कौन थे, एक परमार राजपूत थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजा भोज द्वारा रचित एक ग्रंथ की या एक साहित्य की, जो है किस नाम से, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। सूत्रधार। ठीक। अगर हम सम्रांगण सूत्रधार की बात करें तो इसको लिखने वाले लेखक कौन थे,
तो सम्रांगण सूत्रधार को लिखने वाले कौन थे? राजा भोज। कौन थे? राजा भोज। ठीक। और इस चीज का हमें विवरण जो है वो हमें कहां से मिलता है? विवरण। ठीक। तो इसका विवरण हमें आईने अकबरी से भी मिलता है। अकबरी। ठीक। कहां से मिलता है? आईने अकबरी, जो किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र प्रकरण में धरातल के लिए स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी हिसाब से यहां धरातल या अंतराल के लिए, इस चीज को जब मैं धरातल के बारे में जानकारी दूंगा वहां भी बताऊंगा, अंतराल के लिए या अंतराल को क्या कहा गया है? भूमि बंधन कहा गया है। भूमि बंधन। ठीक। और अभिलाष चिंतामणि में क्या आ गया है? स्थान निरूपण। ठीक। किसमें? अभिलाष चिंतामणि में। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कि यहां से जो अगला पार्ट आता है वो है आपका, देखिए यहां जो नॉर्मली जो कला से संबंधित चीजें हैं वो हम देख रहे हैं, और अगर कला से संबंधित बात करें तो एक और हमें ग्रंथ यहां देखने को मिलता है जो एक जैन ग्रंथ है, और वो कौन सा है? प्रश्न व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ। ठीक। अगर हम प्रश्न व्याकरण ग्रंथ की बात करें तो ये कैसा ग्रंथ है? एक जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? एक जैन ग्रंथ। और इसमें क्या कहा गया था कि इसमें हमें जो चित्रकला है उसमें जो चित्रों का, चित्र के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। चित्रों के 3 प्रकार के बारे में जानकारी इसमें दी गई है, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे एक कौन सा चित्रसूत्र प्रकरण, तो वहां चित्रों के बारे में कितने प्रकार दिए गए थे? 4 प्रकार दिए गए थे। लेकिन चित्रक्षण में हमें कितने दिए गए थे? 3 प्रकार। पहला चित्र, दूसरा अर्धचित्र और तीसरा चित्रभास। चित्र जो होता है, जो कंप्लीट चित्र होता है, अर्धचित्र मतलब आधा चित्र बनाया, चित्र मतलब हो गया एक सर से लेके पैर तक का चित्र, अर्धचित्र मतलब केवल वक्ष स्थल का चित्र, और चित्रभास मतलब केवल उसकी कल्पना करना कि ऐसा महसूस होना कि जो दिया गया हमें कैनवास है, इसमें कोई ना कोई एक चित्र बन रहा है, और जो हमें पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ कोई ना कोई एक चित्र बना हुआ है या कोई भी एक आकृति बनी हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ भी 3 प्रकार के चित्रों की बात की गई है। पहला जो बात की गई है वो है सचित, सचित, दूसरा अचित, और तीसरा जो चित्र है वो है मिश्रित। मिश्रित। अब ये सचित जो चित्र है वो क्या है, अचित क्या है, और मिश्रित क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम जीवित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, जैसे पशु पक्षी मानव कोई भी कीट पतंग, ठीक, तो पशु पक्षी, पशु पक्षी या मानव का जो चित्र है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? सचित में। लेकिन किसके अनुसार? प्रश्न व्याकरण ग्रंथ के अनुसार। अब दिमाग में एक चीज आ रही है, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी मानव का जो सचित चित्र है इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो वो हमें किससे मिलती है? प्रश्न व्याकरण ग्रंथ से। अब आगे अचित की अगर हम बात करें तो जैसे नदी, पहाड़, पत्थर, ठीक, या आकाश, जो इस तरीके की जो हम चित्र में चीजों को बनाते हैं तो वो क्या है? आपका अचित चित्र में आता है। और जब मिश्रित चित्र वो होता है कि किसी एक चित्र में जब सचित प्लस अचित दोनों
तरीके के चित्रों को हम मिक्स करके बनाते हैं तो वही कहलाया जाता है आपका कौन सा, मिश्रित चित्र। और इन सब की जानकारी हमें किस में मिलती है, प्रश्न व्याकरण ग्रंथ में। अब क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी मिलता है कि चित्र लक्षण के अलावा जो आपका प्रश्न व्याकरण ग्रंथ है उसमें हमें कितने प्रकार के चित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आंसर यहाँ से क्या मिलता है कि हमें 3 प्रकार के चित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला जो चित्र है वो कौन सा, सचित, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित व्यक्तियों की बात करते हैं या जीवित चीजों की बात करते हैं। अचित मतलब जिसमें हम जो सजीव नहीं निर्जीव चीजों की बात करते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पत्थर, आकाश। और मिश्रित जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजें एक ही चित्र में दे रखी हो, वो किस में आ जाएगा, मिश्रित चित्र में। देखिए ये नॉर्मली क्या हो गया कि जहां से हमें कला से संबंधित चीजें मिलती हैं वो हमें जो साहित्य वाला पार्ट है वो हमने देखा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि जो ये वाला जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, या इसके इस साहित्य के लेखक कौन से हैं, या इस ग्रंथ के लेखक कौन से हैं, या जैसे कि पूछ लिया गया आपका कथा सरित सागर किसने लिखा है, या तरंगवती कब लिखी गई थी, ठीक, या अग्नि पुराण के लिखने वाले लेखक कौन है, या किसने लिखा है, या क्या चीजें इसमें मिलती हैं। तो इस तरीके की, तो चलिए हम जरा इसमें बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहले आता है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। अगर पूछा जाए कथा सरित सागर किसने लिखा है तो ये किसके द्वारा रचित है, ये सोमदेव द्वारा रचित है, द्वारा रचित। दूसरा, अगर कहा जाए कि आपका जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण जो ग्रंथ है, तो अग्नि पुराण ग्रंथ में हमें मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है, मूर्तिकला के बारे में बताया गया है, ठीक। अगर हम बात करें कि जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक में हमें बौद्ध की जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध की जातक कथाओं के बारे में जानकारी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध से संबंधित जो जातक कथाओं की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो वो किससे मिलती है, विनय पिटक में। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या बताया गया है, तो बौद्ध से संबंधित जो भी जातक कथाएं हैं उनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, विनय पिटक से। अब जैसे कि अब अगर हम बात करें कि जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के बारे में हालांकि मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियो 1 में कि सबसे पहले जो कला शब्द है वो किस वेद से मिला था, ऋग्वेद से। दूसरा किस भाषा का मिला था, संस्कृत भाषा का। दूसरा, अगर ऋग्वेद में बात करें तो चमड़े पर चित्र बनाने का उल्लेख मिला है, बनाने का उल्लेख, ठीक, किसमें मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। तो ये था आपका क्या कि जो साहित्य से संबंधित पार्ट है किसका, कला से संबंधित, जो कला के परिचय में साहित्य से संबंधित, जो साहित्य से हमें कला में जानकारी मिलती है, ठीक, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो साहित्य है उसके बारे में वो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट की, और बात करेंगे जो आपका पार्ट है कि जो भारतीय कला की विशेषता क्या है,
तो कला के परिचय में लिखिएगा अगला पार्ट, ये साहित्य वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे भारतीय कला की विशेषता। हेडिंग डालिएगा भारतीय कला की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय कला की विशेषताएं। देखिए, अगर हम भारतीय कला की बात करें तो आपने भारतीय कला और पाश्चात्य कला में दोनों में क्या अंतर आता है। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम किसी दुकान में जाते हैं जहां बहुत सारी पेंटिंग रखी गई हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि बहुत सारे भगवानों की पेंटिंग रखी गई है, लेकिन क्या वास्तव में आपने भगवान देखे हैं? नहीं। तो चित्रकारों ने क्या किया कि अपने कल्पना के आधार पर, ठीक, तो कल्पना के आधार पर जो उन्होंने मन में सोचा, तो उस मन में जो आई हुई चीजों को उन्होंने क्या किया, कैनवास पर उन्होंने क्या कर दिया कि उनके चित्र बनाए। और हमें एक चीज ऐसा आभास हुआ कि हाँ, हमारे जो भगवान है या हमारी कोई भी कल्पना है वो इस तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही मिलता है कि जो भारतीय कला है वो हमारी कैसी कला है, वो धर्म या आध्यात्मिक कला माना जाता है। भारतीय कला को कैसा माना जाता है? धार्मिक, मतलब धर्म से संबंधित, या धार्मिक या आध्यात्मिक माना गया है। ठीक। दूसरा कि भारतीय कला को कल्पना, भारतीय कला में क्या है, कल्पना की प्रधानता है। कल्पना की प्रधानता, मतलब जो भारतीय कला है वो काल्पनिक कला मानी गई है, जबकि यूरोपीय कला की अगर हम बात करें तो वो यथार्थवादी या भौतिकवादी कला माना जाता है। तो ये अगर हम बात करें कि भारतीय कला जो आध्यात्मिक कला है, ठीक, काल्पनिक कला है, और जबकि यूरोपीय कला क्या है, भौतिकवादी। भौतिक मतलब जो चीज हम सामने देखते हैं केवल उसी का उन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है, तो उसको बोलते हैं हम भौतिकवादी कला। ठीक, तो मतलब भौतिकवादी या यथार्थवादी कला बोला गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय कला को रेखा प्रधान कला माना गया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय कला है रेखा प्रधान, ठीक, व्यक्ति प्रधान, ठीक, इस तरीके से। तो भारतीय कला कैसी है, रेखा प्रधान मानी गई है। अगली अगर हम बात करें कि अगली इसकी विशेषता क्या है, तो इस पॉइंट को जरा नोट कीजिएगा कि भारतीय कला जो है सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माना गया है। जैसे अब ऐसा क्यों माना गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम मतलब सांकेतिक या प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे जो चित्रों में कुछ या मूर्तियों में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि ये चित्र किसका होगा। जैसे कि अगर सपोज करिए फेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बांसुरी लेकर खड़ा है, तो बांसुरी जो बजाने वाले किनको माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि ये जो चित्र बनाया गया है वो किसका है, भगवान श्री कृष्ण का। या जैसे कि जटाजूट बनाई गई है और उस पर चंद्रमा लगा हुआ है और गले में सांप, या क्या है कि त्रिशूल है, तो अगर हम त्रिशूल की बात आएगी तो वो किसका, भगवान शंकर की बात आ जाएगी। ठीक, अगर जैसे शेषनाग पर बैठे हुए हैं तो मतलब बस भगवान विष्णु, कमल पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा की बात आ जाएगी। ठीक, तो अगर हम बात करें कि यहाँ से जो क्वेश्चन है कि जो सांकेतिक मतलब कुछ ऐसे संकेत, जिन संकेत के हिसाब से क्या माना जाता है कि ये चित्र इसका होगा। जैसे कि अगर कोई चित्र ऐसा बना है जो किसका है, कीचड़
में खिला हुआ कमल। देखिए, अगर कीचड़ में कोई कमल खिला हुआ है तो मतलब क्या है कि कीचड़ से निकलकर सुगंध दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ऊपर उठने का संकेत, ऊपर उठने का संकेत माना जाता है, का संकेत। ठीक, अगर वही बात करें कि जो हम अपने घरों पर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह हमें किस चीज के बारे में जानकारी देता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह हमें चारों दिशाओं चारों लोकों, चारों दिशाओं, लोकों या मतलब ब्रह्मा के चार मुखों का चिन्ह माना जाता है, का प्रतीक माना जाता है। ठीक, का प्रतीक। ठीक, या इसको ही हमें क्या माना गया है? सूर्य का प्रतीक माना गया है, सूर्य का प्रतीक। मतलब अगर स्वास्तिक चिन्ह की बात आ रही है तो चतुर्भुज ब्रह्मा, ठीक, चारों लोकों, ठीक है, चारों दिशाओं का जो प्रतीक माना गया है वो किसका माना गया है? स्वास्तिक चिन्ह को। सूर्य का प्रतीक किसको माना गया है? स्वास्तिक चिन्ह को। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हरा रंग अगर किसी भी चित्र में है, हरा रंग, तो हरा रंग किसको निरूपित करता है? तो जब मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दूंगा तो वहां भी इस चीज के बारे में बताऊंगा कि जो हरा रंग है वो ताजगी का प्रतीक माना गया है, ताजगी का प्रतीक। ठीक, किसका प्रतीक माना गया है? ताजगी का प्रतीक माना गया है। अब नोट करके एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा आज की वीडियो का, इसी में लिखिएगा कि जो भारतीय कला काल्पनिक है या आध्यात्मिक है तथा पाश्चात्य कला मतलब पश्चिमी कला भौतिकवादी या यथार्थवादी कला है, वादी कला है। और इसकी जानकारी ये किन्होंने बोला था? ये बोला था किन्होंने? हीगल ने। हीगल ने क्या कहा था? अगर भारतीय कला तो क्या है? काल्पनिक कला है, जबकि पाश्चात्य कला कैसी कला है? भौतिकवादी या यथार्थवादी कला है। ये इस कथन किसका है? ये केस हीगल द्वारा, हीगल या हीगल के अनुसार। तो दोस्तों ये था आज का सेशन या आज की वीडियो, और यहाँ आकर आपका ये टॉपिक जो है कला का परिचय खत्म होता है। और इसमें हमने कला की डेफिनेशन, ठीक, विद्वानों का मत, उसके बाद जो साहित्यिक स्वरूप है जो थोड़ा सा लंबा पार्ट था वो, और उसके बाद हमने जो भारतीय कला की विशेषता है उसके बारे में हमने कला के परिचय में बात की है। और यहाँ आकर आपका ये सेशन क्या होता है? समाप्त, ये टॉपिक खत्म होता है। हम कल जब आपसे मिलेंगे, जो कल की वीडियो में जब हम लेकर आएंगे, तो कल की वीडियो में आपको मैं कला के तत्व और उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। और जो हम धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से चीज़ों को पढ़िए और आराम से पढ़कर उन चीज़ों को क्या करिए? एनालाइज करिए। ठीक, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।